बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है यानी कि राजनीतिक विज्ञान का। ठीक है, इसके एनुअल एग्जाम के लिए यानी कि 2023 और 24 के कुछ ही दिनों में आपके जो फाइनल एग्जाम होने वाले हैं, वार्षिक परीक्षा जो होने वाली है, जिसमें मॉर्निंग यानी कि जनरल शिफ्ट का आपका जो एग्जाम है ये 20 फरवरी को है और इवनिंग शिफ्ट के जो बच्चों का एग्जाम है ये 21 फरवरी को होने वाला है। ठीक है, तो इन दोनों ही डेट्स के एग्जाम के लिए, दोनों ही शिफ्ट के बच्चों के लिए, इवन हिंदी प्लस में इंग्लिश, दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसके हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से इस वीडियो में हम सॉल्व करके समझने वाले हैं। ठीक है, और डेफिनेटली बच्चों ये सैंपल पेपर बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प भी करेगा आपके फाइनल एग्जाम में, क्योंकि जिस भी क्वेश्चन को अभी हम डिस्कस करेंगे समझेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जिसके आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। इवन कुछ क्वेश्चन तो आपको सेम टू सेम भी डिट्टो रिपीट होने को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है इसीलिए। ओके, अच्छा देखिए, हमने अपने चैनल पे आपके पॉलिटिकल साइंस के फाइनल एग्जाम के लिए एक 10 प्लस सैंपल क्वेश्चन पेपर की सीरीज चलाई हुई है। तो ये वीडियो इसी सीरीज का हमारा दूसरा सैंपल पेपर होने वाला है। ठीक है, और दूसरे पेपर का ये पार्ट 2 रहेगा। ठीक है, अगर आप सभी बच्चों ने अपने 10 के 10 सैंपल पेपर और इसके पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो दोनों वीडियो का लिंक और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे आई बटन में दे दिया जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आ जाइए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पेपर के पैटर्न को समझेंगे क्योंकि कुछ नए बच्चे इसमें ऐड हुए होंगे तो उन्हें नहीं पता होगा। अगर आपको पता है तो आप 2 मिनट का स्किप कर सकते हो। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पे पहुंच जाओ। ओके, देखिए, पेपर आपका 3 घंटे का आएगा, 2:30 से 5:30 रहेगी टाइमिंग, और ये आपका 80 नंबर का है। पेपर के पैटर्न को समझने के लिए आप सभी उसके जो सामान्य निर्देश होते हैं इसे जरूर पढ़ना। ठीक है, पेपर में आपके नंबर ऑफ सेक्शन जो है वो 5 रहेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ पे 30 रहने वाले हैं। ओके, देखिए, सेक्शन ए जो रहेगा आपका, इसमें 1 से 12 तक के आपके जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यू वाले रहेंगे। सेक्शन बी जो रहेगा इसमें 13 से 18 ये 2 नंबर के टोटल आपके 6 क्वेश्चन। ठीक है, सेक्शन सी के अंदर 19 से 23 ये आपके 4-4 नंबर के टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। और सेक्शन डी के अंदर 3 तरीके के क्वेश्चन, एक तो पैसेज वाला एमसीक्यू रहेगा एक आपका, एक 4 नंबर का क्वेश्चन कार्टून वाला रहेगा और एक 4 नंबर का आपका मैप रहेगा। और सेक्शन ई जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 27 से 30 ये 6 नंबर के आपके टोटल जो वो 4 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन में आपको आंतरिक विकल्प इंटरनल चॉइस यानी कि अथवा मिलेगा। ओके, तो पार्ट 1 जो था उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था पहले से आपको बता देता हूँ। उसमें हमने अपना सेक्शन ए बी सी ये डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब ये है हमारी पार्ट 2 वाली वीडियो जिसके अंदर डी और ई को समझेंगे। ठीक है, जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह लिंक मिल जाएगा, आप कहीं से भी जाके उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा इस पेपर के पार्ट 1। ठीक है, चलिए, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो अपने पेपर के पैटर्न को यहाँ से समझ लें। सेक्शन ए जो है इसमें आपके 12 एमसीक्यू, सेक्शन बी में 13 से 18 2 नंबर के क्वेश्चन, सेक्शन सी में 19 से 23 4 नंबर के क्वेश्चन, सेक्शन डी में 3 तरह के क्वेश्चन होंगे, 24 पैसेज एमसीक्यू और 25 कार्टून 4 नंबर का, 26 एक मैप रहेगा 4 नंबर। उसके बाद 27 से 30 ये एक सेक्शन में आएंगे 6 नंबर के क्वेश्चन। तो इस वीडियो में आप इन दोनों को समझें। ओके, वेल, पार्ट 1 में सेक्शन ए डिस्कस किया था जिसके अंदर हमने बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किए थे, आप सभी बच्चों ने बहुत अच्छा प्यार भी दिया था। ओके, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, आज के इस पेपर का जो हमारा सबसे पहला सेक्शन है, ठीक है, सेक्शन नंबर डी, वो यहाँ से शुरुआत हो जाता है जो कि बेसिकली हमारा 12 नंबर का आने वाला है। ठीक है, सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें हमें एक गद्यांश दिया गया है, इसे हमें पढ़ना है और फिर इससे संबंधित पूछे गए जो प्रश्न है उसका आंसर देना है 4 नंबर के लिए। ठीक है, तो आ जाइए पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, आज संयुक्त राष्ट्र महासभा मानवाधिकारों की विश्व जननीय घोषणा पत्र को सभी सभ्यताओं तथा देशों के लिए उपलब्धि के सर्वमान्य मानदंड के रूप में प्रदर्शित घोषित करती है और ये कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति तथा समाज का प्रत्येक अंग इस सार्वभौमिक मानवाधिकार का जो घोषणा पत्र है इस पर सदा विचार रखते हुए इन अधिकारों तथा स्वतंत्रता स्वतंत्रता की मर्यादा इसके अध्यापन लोगों को बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, तथा विकास की ओर जब आप बढ़ रहे होंगे तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साधनों के द्वारा इनकी सर्वाधिक यानी कि अपने देश में भी
इनको और मजबूत बनाएं और जनता के बीच इन्हें स्थापित करें। ठीक है, तो बेसिकली मानवाधिकार जो है उसके बारे में बात की। आइए क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है बच्चों। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है? ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 24 अक्टूबर। ठीक है, अब 24 अक्टूबर ईयर कौन सा है ये पहचानो। तो ईयर बच्चों 1945 कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। ओके, मानवाधिकारों की जो विश्व जननीय घोषणा पत्र, इसको संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग ने घोषित किया था? तो अभी आपको बताया एकदम पहली लाइन में ही था, किसने किया था भाई? महासभा ने किया था, है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों को किसके बीच स्थापित करने का आह्वान किया है? तो किसके बीच? जो सदस्य देश हैं यूएनओ के, उनकी जनता के बीच में बोला है कि अपने देश में मानवाधिकारों को स्थापित करो। ठीक है, और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सामान्य महासभा है, इसने मानवाधिकारों की ये जो सार्वभौमिक घोषणा है, ये कब की गई थी? ठीक है, यानी कि स्वीकार कब किया या फिर लागू कर। ठीक है, तो बेसिकली इतना तो हमें पता है, ये 10 दिसंबर को हुआ था। अगर अब आपसे पेपर में ये एमसीक्यू पूछा जाए कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे ना, 10 दिसंबर को। अब ईयर कौन सा था? वही 45 में तो यूएनओ ही बना था, है ना। तो ये ईयर है 1948। ऑप्शन डी आपका करेक्ट। ठीक है, अब इसी प्रकार से जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं तो यहाँ से पढ़ लो। क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ। जो यूनाइटेड नेशन है ये ऑर्गेनाइज कब हुआ था? यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बेसिकली कब स्टेब्लिश हुई थी? 1945 में। ठीक है, अब ह्यूमन राइट्स को बेसिकली किसने घोषित किया था? तो यूएनए की जो जनरल असेंबली है इसने। और किसके बीच में इसको स्टेब्लिश करने की बात की गई थी? तो अमोंग द पीपल ऑफ द मेंबर कंट्रीज। उसके बाद में ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ये कब हुई थी? 10 दिसंबर 19। ओके ओके, तो अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25। बेसिकली हमें एक कार्टून दिया गया है, एक चित्र दिया गया है, इसका अध्ययन करना है, फिर इससे संबंधित क्वेश्चन का आंसर देना है, एक एक नंबर के 4। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें। यहाँ पे ये जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं, अभी नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो ये एक व्यक्ति हैं जो भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री थे भारत की आजादी की होने के बाद में। एक तरफ ये जनगण मन यानी कि वेस्टर्न को दिखा रहा है। ठीक है, एक तरफ वंदे मातरम ये यानी कि भारत को दिखा रहा है। तो क्वेश्चन यही बनता है कि बीच में खड़ा जो व्यक्ति है वो कौन है? वो है जवाहरलाल नेहरू। बाईं ओर बैठे जो लोग हैं, इनकी जो सांस्कृतिक विचारधारा है वो क्या है? तो वो पश्चिमी विचारधारा है। और दाहिने हाथ में जो लोग बैठे हैं इनकी क्या है? यानी कि स्वदेशी यानी कि भारतीय विचारधारा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन दोनों ही विचारधाराओं को भारत ने स्वीकार किया हुआ है, तो इसको संतुलित करने के लिए किस क्या रास्ता अपनाया था? तो क्या निर्णय लिया था? संविधान के द्वारा राष्ट्र के विभिन्न वर्गों और संस्कृतियों को सुरक्षा प्रदान करता है। देश में इतने सारे मतभेद और इतनी सारी विविधताओं के बावजूद भी सभी वर्ग, सभी विचारधाराओं को उनकी गरिमा के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाए, ये संविधान के द्वारा कहा गया है। इसीलिए पश्चिमी और भारतीय विचारधारा दोनों ही मिलजुल कर आपस में भारत में रहती हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसी कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया गया था। ठीक है, चलिए इंग्लिश में आ जाते हैं। तो ये रहा आपका चित्र, कार्टून, और ये रहे आपके सारे के सारे क्वेश्चन। तो कौन है यहाँ पे पर्सन? जवाहरलाल नेहरू जी हैं, वेस्टर्न आइडियोलॉजी है, इंडियन आइडियोलॉजी है, और कैसे उसको बैलेंस किया जाए उसके बारे में ये था। ठीक है, अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26। ओके, अच्छा आप सभी बच्चों से मैं कुछ पूछना चाहूंगा, वो ये कि क्या आपको मैप की जो वीडियो है वो अभी चाहिए, फिलहाल में एक दो दिन के अंदर ही? अगर आपको चाहिए तो सभी के सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि आपको मैप की वीडियो अभी एक दो दिन में चाहिए या फिर थोड़े दिनों के बाद में चाहिए। जितना जल्दी आप बोलेंगे उतनी जल्दी आपके ही रिस्पॉन्स के हिसाब से हम आपके लिए मैप की वीडियो लेके आ जाएंगे, जिसमें एक तो चैप्टर 5 का आपका मैप रहेगा। ठीक है, एक चैप्टर 7 का मैप रहेगा। 2 मैप हैं आपके। आपको लग रहा होगा एक ही होगा, नहीं 2 मैप हैं आपके। तो मैं आपको सारे मैप अच्छे से समझा दूंगा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो सारे के सारे बच्चे फटाफट से जल्दी जल्दी कमेंट करो। ठीक है, और आप ये वीडियो अगर 10 से 20 दिन के बाद में देख रहे हैं, यानी कि मान लीजिए 15 फरवरी या 10 फरवरी के आसपास, तो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उससे चेक कर लेना, आपको मैप की वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मैप में बेसिकली 4 जगह 4 स्टेट दिए गए हैं। उसके बाद हमें 4 जानकारियाँ दी जाएँगी। उसको देखते हुए हमें देखना है, और उत्तर पुस्तिका में आपको मैप लगा के नहीं आना है, आपको टेबल बना के आनी है। आपको मैं दिखाता हूँ अभी टेबल। ठीक है, देखो, पहले तो ये मैप रहेगा जिसमें 4 जगह अंकित की हुई रहेंगी। ठीक है, और इन्हीं को इंडिकेट करते हुए आपकी जो जानकारी दी गई इसे पहचानना। और फिर
आपको एक टेबल दी जाएगी जो कि ये पूरी जो है ना ये खाली रहेगी, आपको इसे भरना होगा उसमें अपनी किताब आंसर शीट। ओके, तो हम देख लेते हैं एक बार कि कौन सा क्या क्या है। तो सबसे पहले है बच्चों कि उत्तर भारत का एक द्विसदनीय विधायी राज्य, यानी कि यहाँ पे दो सदनीय विधायिका। तो उत्तर भारत में कौन सा है? उत्तर भारत में ये रहा देखो। तो पहले के लिए हमारा हो जाएगा बी, ठीक है। और ये क्या है? उत्तर प्रदेश। तो जानकारी नंबर एक लिखेंगे हम। जानकारी एक के लिए अक्षर हमारा बी है और स्टेट का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश। जानकारी नंबर दो, दक्षिण भारत का जो द्विसदनीय विधायी राज्य है ये कौन सा है? तो ये रहा देखो दूसरा, ठीक है, जो कि सी है, यानी कि महाराष्ट्र। तो इसी को फिर से भर देंगे। तो दूसरी जानकारी के लिए अक्षर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा और स्टेट का नाम हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, ठीक है। तीसरा, पूर्वी भारत का एक सदनीय राज्य। पूर्वी भारत देखते हैं। पूर्वी भारत का एक सदनीय राज्य है यहाँ पे आपका ये डी। ओके, अब डी किससे इंडिकेट करता है? डी इंडिकेट करता है बच्चों यहाँ पे मिजोरम को, ठीक है। जानकारी तीन, अक्षर डी और मिजोरम। फिर पश्चिमी भारत का एक सदनीय विधायी राज्य। तो पश्चिमी भारत में कौन है एक सदनीय विधायी राज्य? ये रहा ए। तो चौथी जानकारी के लिए ए है, यानी कि गुजरात। तो फिर से भर देंगे यहाँ पे। चौथी जानकारी है हमारी ए, अक्षर जो है, और आपका ये यहाँ पे गुजरात, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये मैप है। अगर आपको मैप की वीडियो चाहिए तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे कमेंट करके बताओ, उतनी जल्दी हम आपके लिए मैप लेके आ जाएंगे। चलिए, अब इंग्लिश मीडियम जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए क्वेश्चन है। फिर इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए क्वेश्चन तो यहाँ पे दिया हुआ है और मैप तो मैंने आपको समझा ही दिया है, तो क्वेश्चन को पढ़ लो, है ना। मैप आपको मैंने ऊपर समझा दिया है, ठीक है। ये आपका मैप है और ये उसका आंसर है कंप्लीट। ओके, चलिए। ओके, तो आई होप आप सभी आज के इस पेपर का जो हमारा सबसे पहला सेक्शन था, ठीक है, सेक्शन नंबर डी, जो कि 12 नंबर का था, जिसमें पहला क्वेश्चन 4 नंबर का एमसीक्यू बेस्ड था, गद्यांश वाला। और दूसरा था आपका ये चित्र वाला एक क्वेश्चन, जो कि आपको अच्छे समझा दिया है और आपको समझ में भी आ चुका होगा, ठीक है। फिर हमारा एक 4 नंबर का मैप था, और मैप की एक बात जरूर याद रखना कि आपको मैप जो है वो पेपर में नहीं लगाना है, आपको पेपर में ये टेबल बना के आनी है, ठीक है, जिस प्रकार से मैंने बना रखी है। ओके, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं बच्चों आज के इस पेपर के सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन की, सेक्शन नंबर ए, हिंदी में कहें तो खंड ए। और ये सेक्शन बेसिकली हमारा टोटल जो है वो 24 मार्क्स का आएगा, जिसके अंदर 6 नंबर के टोटल हमसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हिंदी में इसकी इंटरनल चॉइस मिला दें तो टोटल हमारे 8 क्वेश्चन बन जाते हैं। और आप यकीन मानो इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको आपके फाइनल पेपर में जरूर देखने को मिलने वाले, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले 27 के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए स्वतंत्रता के 2 आयाम होते हैं, ठीक है। एक तो है सकारात्मक और दूसरा आयाम जो है स्वतंत्रता का वो होता है नकारात्मक, जो कि मैं लिखना भूल गया। तो आपको सकारात्मक और नकारात्मक की यहाँ पे बात करें, ठीक है। तो आ जाइए शुरुआत करते हैं। देखिए सकारात्मक समझें इससे पहले हम नकारात्मक को समझते हैं, ठीक है। नहीं, एक काम करते हैं सकारात्मक ही देख लेते हैं, क्योंकि हम टॉपिक वाइज चलते हैं। तो जब हम बात करते हैं बच्चों सकारात्मक स्वतंत्रता की, तब हम क्या बात करते हैं, ध्यान से समझो। तब हम बात करते हैं व्यक्ति, समाज, राज्य, इसका आपस में संबंध, ठीक है। राज्य का नागरिकों के कार्यों में हस्तक्षेप, नागरिकों के विकास के लिए उचित परिस्थितियां प्रदान करना, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भौतिक संसाधन उपलब्ध करवाना, ठीक है। इसीलिए सकारात्मक स्वतंत्रता का जो सरोकार है वो व्यक्ति, समाज, इसके संबंधों से देखा जाता है। अब पॉजिटिव जो ये फ्रीडम है इसको शक्तिशाली कैसे बनाया जा सकता है? तो ये तभी हो सकता है जब राज्य को अधिक से अधिक पावर दी जाए, ठीक है। क्योंकि जब राज्य के पास में ज्यादा पावर होगी तभी तो जो स्टेट है वो नागरिकों के विकास के लिए उसको उचित परिस्थितियां प्रदान कर पाएगा। तभी तो वो व्यक्तियों के विकास के लिए, उनकी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन्हें भौतिक संसाधन उपलब्ध करवा पाएगा, तभी ऐसा होगा ना। इसीलिए एक बात कही गई है कि सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ उन सामाजिक परिस्थितियों से है जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक हो, उसके विकास में सहायक हो। और एक तब हो सकता है जब गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दी जाए और वो नागरिकों के लिए भौतिक संसाधन, परिस्थितियां, उनकी शिक्षा, अच्छे जीवन जीने के लिए अवसर तक पहुंच को सरल सुगम बनाए, ठीक है। इसी के उलट दूसरी स्वतंत्रता है जो कि है नकारात्मक। इसमें क्या होता है?
जब हमने निगेटिव की बात ही कर ली, उसका हमने क्या बोला? हमने बोला कि भाई हम आज़ाद हैं, ठीक है ना? हम आज़ाद हैं, हमारे ऊपर कोई बंधन नहीं होना चाहिए, हर एक प्रकार के बंधन से हमें मुक्त होना चाहिए, हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र होने चाहिए, ये नकारात्मक हो। इसमें राज्य का हस्तक्षेप बहुत कम हो या फिर बिल्कुल हो ही नहीं, ये बात कही जाती है। इसमें किसी भी कार्य पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। मनुष्य अपने अनुसार कार्य करे, जिसकी वजह से वो अपना राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक सुधार कर सकता है। ठीक है? अब इस नकारात्मक स्वतंत्रता को सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है? तो इसमें सामाजिक हित के लिए सामाजिक नियम, आचरण, इनसे नियंत्रित रहकर व्यक्ति का पूर्ण विकास किया जा सकता है, ये बात मैंने कही। ठीक है? तो ये दोनों कॉन्सेप्ट थे आपके। ओके? चलिए, अब इसी के दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हानि का सिद्धांत किसने दिया? इसका विस्तार से वर्णन। ठीक है? तो हानि का सिद्धांत भाई किसने दिया था? आइए देखते हैं। ओके, देखिए, जॉन स्टुअर्ट मिल, तो एमसीक्यू में आ सकता है कि हानि का सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने निबंध ऑन लिबर्टी में स्वतंत्रता का जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट था, विचार व्यवस्था, उसे हानि का सिद्धांत कहा है। अब ये है कि हानि का सिद्धांत, ध्यान से सुनो। किसी एक व्यक्ति के कार्य करने की स्वतंत्रता में कोई व्यक्तिगत तौर पे या फिर सामूहिक तौर पे जब हस्तक्षेप किया जाता है, तो उसे हानि का सिद्धांत बोलते हैं। लेकिन हस्तक्षेप इसीलिए किया जाता है ताकि आत्मरक्षा की जा सके। जैसे कि अगर मान लेते हैं आपकी जो लिबर्टी है, आपकी जो स्वतंत्रता है, अगर कोई भी सदस्य, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट आपकी स्वतंत्रता के खिलाफ, मतलब आपकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर रही है, तो उसका मेन जो रीज़न होगा, पहला तो ये होगा कि आपकी उस स्वतंत्रता से किसी को हानि हो रही होगी। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे अनुच्छेद 19 में हमें अभिव्यक्ति और सभा करने की आज़ादी है, ठीक है? स्वतंत्रता है हमें। लेकिन अगर आप एक जो सभा है या फिर आप जो है कोई भाषण दे रहे हैं इस मामले में कि देश को कैसे तोड़ा जाए, ठीक है ना? भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, दंगे करवाने के लिए भाषण दे रहे हैं, तो डेफ़िनिटली आपकी इच्छा के विरुद्ध आपकी जो ये लिबर्टी है, भाषण की लिबर्टी, इसमें हस्तक्षेप किया जाएगा और इसका रीज़न क्या है? देश को आप जैसे उपद्रवियों से बचाने के लिए, इसको हानि का सिद्धांत बोलते हैं। अभी एक और एग्ज़ाम्पल दूँगा आपको, ठीक है? जेम्स मिल ने हानि के सिद्धांत को व्यक्ति के कदमों में कार्यों में हस्तक्षेप के लिए अकेला प्रभावी कार्य स्वीकार। उन्होंने कहा है, अंतर स्पष्ट किया है। किस कार्य में? स्वसंबद्ध कार्य में और पदसंबंध। जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि स्वसंबद्ध कार्य भी होते हैं जिसका प्रभाव कर्ता पे ही पड़े, हम जो करते हैं हम पे ही पड़े, और पद संबंधी कार्य जिसका प्रभाव कर्ता के अलावा अन्य लोगों पर भी पड़े, जैसे भी मैंने भाषण देने का आपको एग्जाम्पल, ठीक है? इसीलिए जब राज्य किसी भी व्यक्ति के कार्यों में उसकी इच्छा के खिलाफ कोई प्रतिबंध लगाती है, तो उसका यही रीजन है, ठीक है? यदि स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना है, तो उससे होने वाली हानि भी गंभीर होनी चाहिए। जैसे भाषण का एग्जाम्पल लिया, तो उस व्यक्ति जो वो जो भाषण दे रहा है सांप्रदायिक दंगों के लिए या फिर किसी प्रकार की देश को हानि करने के लिए, तो हानि उससे देश को बहुत होगी, है ना? इसीलिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लीजिए ये एक 5 मंजिल का घर है, और इस 5 मंजिल के घर में सेकंड जो फ्लोर है, उस पे एक व्यक्ति रहता है, जो कि तेज आवाज में संगीत सुनता है। तो क्या इसके लिए आप पुलिस के पास जाओगे मदद माँगने के लिए? नहीं। बाकी के 4 मंजिल के जो लोग हैं, आस-पास के घर के लोग हैं, वो आएँ और उसे समझाएँ कि देख बेटा, तेरे गाने से हमें दिक्कत होती है, तो थोड़ी आवाज़ कम कर ले और अपने गाने सुनता रह, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी कुछ जो बातें हैं, जिससे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब ये बड़े लेवल पे होती है, तब हस्तक्षेप किया जाता है। ठीक है ना? ये चीज़ है। तो इस प्रकार से हानि का सिद्धांत आप समझ गए? चलिए, अब इंग्लिश में आ जाते हैं, तो डिस्क्राइब द पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायमेंशंस ऑफ फ्रीडम। तो पॉजिटिव फ्रीडम क्या है, इसके बारे में आप सारे के सारे ये पॉइंट यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर हम बात करते हैं नेगेटिव फ्रीडम की। तो नेगेटिव फ्रीडम के बारे में आपके सामने ये पॉइंट है, आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, एंड सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा कि हु गिव द लोस थ्योरी एंड डिस्क्राइब इन डिटेल। तो किसने दी थी लोस थ्योरी? बेसिकली जॉन स्टुअर्ट मिल ने दी थी, ऑन लिबर्टी में दी थी, ठीक है? और ये कुछ पॉइंट थे, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन 28 का पहला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट। प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान में संशोधन किए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, और अभी तक 105 से भी ज्यादा संशोधन किए जा चुके हैं। तो आखिर ये जो संशोधन होते हैं, ये किस किस तरीके से होते हैं?
क्या कोई एक ही तरीका है या एक से ज्यादा तरीके? तो संशोधन करने के जो तरीके हैं वो हमें बताने, ठीक है? आ जाइए समझते हैं। देखिए, भारतीय संविधान जो है वो एक जीवंत दस्तावेज है। इसका अर्थ ये है कि हमारे संविधान में समय की जरूरत को देखते हुए उसके अनुसार कुछ कुछ संशोधन इसमें किए जा सकते हैं, जिसके 3 तरीके, ठीक है? सबसे पहला तरीका संसद के सामान्य बहुमत के आधार पे, ठीक है, ये पहला वाला है। संसद की विशेष बहुमत के आधार पे, और तीसरा विशेष बहुमत के साथ में कुल राज्यों की आदि विधायकों के आधार। अब ना थोड़ा ध्यान से समझना, ये आपको क्या बोलते हैं और कंफ्यूज करेगा, ठीक है? एक काम करता हूँ, हटा ही देता हूँ। देखिए, सबसे पहले संसद के सामान्य बहुमत के आधार पे जब संसद में किसी भी प्रकार के संशोधन को प्रस्तावित किया जाए, तो पहले बहुमत के आधार पे क्या होता है कि इसमें संसद के जो दोनों सदन हैं, ठीक है, एक है राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों में उपस्थित उस समय की बात कर रहा हूँ जब ये पेश किया गया है, उस समय जो उपस्थित लोग होंगे उनकी आधे से अधिक बहुमत होनी चाहिए। जैसे राज्यसभा लोकसभा में मान लेते हैं टोटल मिला के 500 सदस्य, एग्जाम्पल के लिए मैंने माना, इन 500 में से अगर 251 जो व्यक्ति हैं वो ये कह देते हैं कि हाँ भाई ये सुधार होना चाहिए, तो ये हो जाएगा, और कहते नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है? यह संशोधन एक सामान्य कानून जैसा, जैसे अनुच्छेद 2 जो है हमारा भारतीय संविधान का, ये एमसीक्यू में आ सकता है, अनुच्छेद 2 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों को प्रवेश की अनुमति, और फिर एक और एमसीक्यू अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाने की अनुमति दी जाती है ना? तो इस प्रकार से ये समान बहुमत वाला हो गया। एग्जाम्पल अनुच्छेद 2 और 3 है। दूसरा जो है वो है संसद की विशेष बहुमत के आधार पर, अर्थात संसद के दोनों सदन, राज्यसभा, लोकसभा, इसमें पहले तो चाहिए विशेष बहुमत, ठीक है? कितनी संख्या होती है विशेष बहुमत की? दोनों सदनों में उपस्थित कुल संख्या की 2/3। एग्जाम्पल मान लें 2/3 यानी कि जैसे मानते हैं 500 में से मिनिमम 375 चाहिए इन्हें, ठीक है? 375 या मान लेते हैं 380 के आसपास इन्हें चाहिए होंगे। अगर इतने व्यक्ति कहेंगे ये संशोधन होना चाहिए, तो ये विशेष बहुमत के आधार पे संशोधन हो जाएगा, ठीक है? तीसरा जो तरीका है वो ये है कि विशेष बहुमत यानी कि जो दोनों सदन है लोकसभा राज्यसभा, इसके 2/3 बहुमत तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा जो राज्यों की विधायिका है उनकी भी आधी बहुमत चाहिए, ठीक है? इस प्रकार के संशोधन वे संशोधन होते हैं जो कि राज्यों के अधिकार क्षेत्र में स्टेट लेवल के होते हैं, ठीक है? और उसमें शामिल है जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया, संघ की कार्यपालिका की सीमा, संघ के राज्यों की कार्यपालिका की सीमा, न्यायपालिका से संबंधित संशोधन वगैरह, ये इसके अंतर्गत आता है, ठीक है? तो इस प्रकार से ये इन 3 तरीकों से आपका संशोधन किया जाता है। ओके? अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। देखिए एग्जाम्पल के ज़रिए बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा, ठीक है? चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत आसान है। भारतीय संविधान की कोई 6 विशेषताएँ बताइए। 6 नहीं, 50 प्लस इसकी विशेषताएँ, 100 प्लस भी है। कोई हम 6 की बात करेंगे लेकिन 6 नंबर में 6 लिखनी है ना? भारतीय संविधान की विशेषताओं में सबसे पहले दुनिया के बड़े-बड़े लिखित संविधानों में से भारत सबसे बड़े लिखित लिखित संविधान में से एक। भारत एक बहुत ही बड़ा और व्यापक संविधान है जिसमें वर्तमान में 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग, और इसको पढ़ना बहुत डिफिकल्ट। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, संसद, ये सारी चीजें हैं। संविधान के संशोधन के लिए लचीलापन, ठीक है, लचीलापन इन द सेंस जैसे कि जो सामान्य बहुमत था वो वाला, कठोरपन, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत के साथ साथ राज्य के आदि विधायकों का, ये चीजें। संघात्मक शासन व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य क्या है, सूचियां वगैरह 3 प्रकार की हैं। नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनके संरक्षण के लिए उचित प्रावधान किए गए हैं। मौलिक राज्य की नीति निर्देश तत्व भी दिए गए हैं। भारत एक तरह से राज्य है। अनुसूचित जाति जनजाति की सुरक्षा के लिए विशेष उपाय किए गए हैं, ठीक है? और भी बहुत सारी चीजें हैं। हम अपनी सरकार को खुद ही चुनते हैं, ये भी बात कही गई है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे थी, ठीक है? इस प्रकार से आपका ये कॉन्सेप्ट हुआ। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 28 का। चलिए अब इंग्लिश में आ जाते हैं। तो डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ अमेंडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या क्या मेथड्स हैं इसके बारे में आप ये सारे के सारे पॉइंट ऐसे पढ़ो। ओके, ये रहे देखो। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो संशोधन कैसे हो सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट और स्पेशल मेजोरिटी एंड प्लस
स्पेशल मेजोरिटी एंड द हाफ ऑफ द टोटल लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स। ओके, फिर यहाँ पे फीचर्स क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो आपके सामने ये रहे, डिटेल में पढ़ लीजिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर जो 29 है, ये दोनों ही क्वेश्चन एक दूसरे से बिल्कुल ही मिलते जुलते हैं। अभी हम आपको समझाता हूँ कैसे। नागरिकता वाले चैप्टर से है। भारत या फिर अन्य देशों में भी जब हम नागरिकता सिटीजनशिप की बात करते हैं तो उसके प्राप्ति के तरीकों को समझाइए, वो भी विस्तार। दूसरा क्वेश्चन इसका तो वाला क्या है कि जो नागरिकता है भारत या अन्य देशों में किस प्रकार से खोई जाती है। ठीक है, किस प्रकार से खोई जाती है, तो प्राप्ति 6 नंबर में और खोई जाती 6 नंबर में, या फिर ये दोनों ही मिला के 6 नंबर में आपके आ सकते हैं, है ना। तो बड़े ध्यान से समझना, जो खोने के तरीके, जो प्राप्ति के तरीके हैं वही खोने के तरीके। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहला क्या तरीका है कि भारत या फिर अन्य देश में नागरिकता प्राप्ति का जन्म के द्वारा। यदि कोई व्यक्ति या उसका जो जन्म है उसके समय उसके माता पिता यदि भारत के नागरिक हैं तो उसे जन्म से ही भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। और अधिकांशता जो भारत हैं, भारत के नागरिक हैं, वो शीर्ष श्रेणी के जन्म के आधार। दूसरा पंजीकरण के द्वारा, यानी कि आप जो है वो आवेदन के आधार पे भी जब आवेदन कर सकते हैं। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आपके आवेदन की पूर्ण रूप से जांच करेगी, कहीं ये फर्जी वगैरह तो नहीं है। पूर्ण जांच करने के बाद में आपको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है। तीसरा है संपत्ति खरीदना। कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे यदि आप $1 मिलियन या फिर किसी भी प्रकार से आप संपत्ति कुछ बड़ी खरीदते हैं तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो आपको नागरिकता अपने देश की सिटीजनशिप दे देती है। जैसे ब्राजील हो गया, पीरू या फिर मैक्सिको, यहाँ पे ये नियम ज्यादा। फिर सरकारी नौकरी भी एक पॉइंट है, क्योंकि कई देश ऐसे होते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि हमारे देश में यदि किसी देश का कोई विदेशी आके रहने लगता है और वहाँ पे कोई गवर्नमेंट जो जॉब है वो करने लगता है तो उसे नागरिकता मिल जाती है। जैसे मान लें कोई भी भारतीय जो है वो इंग्लैंड में सरकारी नौकरी करता है तो इंग्लैंड की उसे नागरिकता मिल जाती है और भारत की खो जाती है ना। ये चीजें होती है। फिर भूमि विस्तार भी एक रीजन है। साथ ही विद्वान अगर आप हो जाते हैं, जैसे भारत में ये है कि अगर किसी भी एक भाषा में 10 साल तक विद्वान हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगी, है ना। ये चीजें थी, तो ये आपको समझ में आ गया। और ये जो चीजें हैं, ये जो तरीके अभी अभी हम पढ़े, इसमें और भी बहुत सारे तरीके आ सकते हैं। जैसे कि विवाह के द्वारा भी आप जो है नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। अब यही सेम टू सेम इन तरीकों को निगेटिव में डाल, ठीक है, कि नागरिकता की समाप्ति। जैसे लंबे समय तक किसी एरिया में रहते हैं हम 10 साल से भी ज्यादा, ठीक है, किसी देश के हिसाब से, तो हमें वहां की नागरिकता मिल जाती है। और यही रीजन है कि खोती भी है लंबे समय तक अनुपस्थिति की। कैसे? क्योंकि कई देशों में जब नागरिक लंबे समय तक वहां पे नहीं आते तो वो नागरिकता उनकी चली जाती है और दूसरे देश की मिल जाती है। जैसे फ्रांस है, यदि फ्रांस का कोई व्यक्ति 10 साल तक अपने देश में नहीं आता है तो नागरिकता उसकी खत्म कर दी और दूसरे देश को उसे मिल जाएगी। यही चीज होती है। तो विवाह आती है, महिलाएं विदेशी नागरिक से विवाह कर लेती हैं और अपने देश की नागरिकता खो देती हैं और विदेश की पा लेती हैं। तो दोनों चीजें एक साथ हो गई, आपकी पाना और खोना, है ना। विदेश में सरकारी नौकरी करते हैं तो आप जहाँ के मूल थे वहां की आपकी चली जाएगी और विदेश की आपको मिल जाएगी। आप स्वेच्छा से भी नागरिकता त्याग करते हैं, जैसे पंजीकरण के द्वारा दूसरे देश की ले ली और अपने देश की त्याग दी। इसी प्रकार से दोहरी नागरिकता, यानी कि आपको दूसरे देश की जब मिल गई तो हम अपने देश की नहीं देंगे भाई, है ना। आप देशद्रोह करते हैं या फिर आपने किसी को गोद ले लिया विदेशी बच्चे को, तो ऐसा भी हो सकता है। विदेशी सरकार के द्वारा सम्मान जब आप प्राप्त करते हैं बिना किसी अनुमति के, जैसे भारत का कोई व्यक्ति है वो इंग्लैंड चला जाए सम्मान लेने के लिए, ठीक है, तो नागरिकता उसकी समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, लेकिन कब समाप्त नहीं की जाएगी? जब वो राष्ट्रपति से अनुमति लेके जाएगा तब। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो जो इसके पाने के तरीके हैं बच्चों, ठीक है, वही इसके खोने के भी तरीके हैं। ओके, इवन खोने के जो तरीके हैं उससे पाने के तरीके निकल के आ जाते हैं। ठीक है, चलिए इंग्लिश में देखते हैं। तो डिस्क्राइब इन डिटेल एनी 6 मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग सिटीजनशिप इन इंडिया एंड अदर, एंड सेकंड कि लूजिंग सिटीजनशिप वो बताना है। तो पहले कैसे ऑब्टेन की जा सकती है, तो बाय बर्थ, बाय रजिस्ट्रेशन, बाइंग प्रॉपर्टी, बाय गवर्नमेंट जॉब, देखिए गवर्नमेंट जॉब करने से, बाय लैंड लैंड एक्सपेंशन एंड ऑन बीइंग अ स्कॉलर मिनिमम 10 years इन इंडिया। ओके, लेट्स मूव सेकंड क्वेश्चन। टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, तो पहले तो प्रोगलैंड एब्सेंस की वजह से, मैरिज, गवर्नमेंट जॉब इन फॉरेन कंट्री, वॉलेंट्री रिन्यूएशन ऑफ सिटीजनशिप, एंड ये चीजें आप, ठीक है। चलिए, अब आप सभी बच्चों ने एक चीज नोटिस की होगी, क्या सर? सर जी हम एक चीज नोटिस की,
आपने चैप्टर नंबर 3 जो था, चुनाव और प्रतिनिधित्व वाला, इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आपने लिया है। क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं है? बिल्कुल इम्पोर्टेंट। ऐसा इसलिए है बच्चों, क्योंकि हम जो 10 सैंपल पे लेके आएँगे ना, उसमें हम चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाते चलेंगे। ठीक है? जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन की तैयारी बहुत अच्छे से रहे। जैसे आपने देखा कि इस पेपर में स्थानीय शासन से हमने 3 क्वेश्चन देखे, एक एमसीक्यू का, एक 4 नंबर का, अ, नहीं, एक 2 नंबर का था और एक 6 नंबर का देख। तो ऐसे ही करके अगली वीडियो में चैप्टर 3 का हो जाएगा। तो ऐसे करके पता है क्या होगा? आपको हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होता है। ओके? चलिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की सबसे पहले। तो भारत में जो स्थानीय शासन है, इसका विकास, लोकल गवर्नमेंट जो है, इसका डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ था, वो हमें बताना है। यानी कि आज के टाइम पे हम जो पंचायत देखते हैं, ठीक है ना? उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ भारत में, वो बताना है। चलिए समझाते हैं आपको, वो भी बढ़िया तरीके से। ओके? देखो, भारत में स्थानीय शासन का विकास। अब इसके अंदर से याद रखना, आपके 5 प्लस एमसीक्यूज भी निकल रहे हैं। ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है? देखो, आधुनिक समय में जिस निर्वाचित निकाय यानी कि पंचायत निकाय की हम बात कर रहे हैं, वो 1882 के बाद में अस्तित्व में आए और उसमें इन्हें क्या कहा जाता? मुकामी बोर्ड कहा जाता। मुकामी बोर्ड किसका नाम है? स्थानीय शासन का। कब अस्तित्व में आए थे? 1922। ओके, सॉरी 1922 कह रहा हूँ, 1882 में, ठीक है। 1919 के जो भारत सरकार अधिनियम आया था, एक तो 35 का, एक 19 का। तो 1919 का जो आया था, इसमें यह कहा गया था कि हम भारत की आजादी के पश्चात भारत में अनेक प्रांतों में, यानी कि अनेक स्टेट में, हम ग्राम पंचायतों को बनाएंगे। और जब ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ, ये तो खैर बहुत अगली बात है, 1991+2 की बात है, ठीक है। 1 में ये बेसिकली स्वीकार किए गए थे और 92 में लागू कर दिए गए थे। तो ये बात की बात है, अभी छोड़ो इसे। 1919 के बाद में 1952 आ जाते हैं। तो 1952 का सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, जो कि एक ऐसा प्रयास था जिसने ग्रामीण विकास के कार्यक्रम के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की सिफारिश की, ठीक है, जिसमें इसने पंचायती शासन के लिए वित्तीय मदद की बात की थी और ये कहा था कि जो पंचायती शासन है, ठीक है, स्थानीय शासन, इसे अपने देश के विकास के लिए केंद्रीय सरकार पे बहुत ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है, जो कि बहुत गलत है, ठीक है, ये बात कही गई थी। फिर सन 1987 के बाद में स्थानीय शासन के संस्थाओं के गहन पुनरावलोकन की शुरुआत हुई। फिर ये देखा गया कि भाई अब ना कैसे भी करके हमें इन्हें लागू कर, ठीक है। फिर 1989 में जब ये 2 साल बाद में जब ये पुनरावलोकन चल ही रहा था, बहस चली रही थी, 1989 में पीके थुंगन समिति ने स्थानीय शासन के निकायों की एक संवैधानिक मांग करनी शुरू कर, ठीक है। इसीलिए ब्राजील के संविधान में प्रांत, संघीय जिले तथा नगर पालिका परिषद की व्यवस्था की गई थी। उसी को आधार पे भारत में से अपनाया गया और फाइनली संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत 1991 के बाद में 92 में लागू हुआ था। ये दोनों पारित हो गए और पूरी तरीके से भारतीय संविधान जो था वो यहाँ पे, मतलब जो पंचायती ये जो स्थानीय शासन था, वो पूरी तरीके से विकसित होकर लागू हो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका भारत में स्थानीय शासन के विकास के बारे में। अब ध्यान से देखो, एमसीक्यू आपके क्या क्या बने। तो सबसे पहला, मुकामी बोर्ड किसे कहते हैं? सबसे पहला। दूसरा, निर्वाचित निकाय कब अस्तित्व में आए थे? 1882। जो पहला अधिनियम था, सरकार का अधिनियम भारत का आजादी से पहले, वो कब आया था? 1919 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आया था? 1952 में। ठीक है। स्थानीय शासन के गहन पुनरावलोकन की शुरुआत 87 में। जो स्थानीय शासन के संवैधानिक निकायों की जो मांग थी, वो किसने उठाई थी? पीके थुंगन समिति ने। कब? 1989। ठीक है, ये चीजें। अब बात करते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन। अरे कहाँ चला गया ये? एक ही क्वेश्चन रह गया, टेंशन मत लो। क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन और, हाँ ठीक है, 73वां संविधान संशोधन जो है, ये हुआ कब था? तो 1992 में। और इसके अंतर्गत आने वाले जो प्रावधान है, ठीक है, कुछ 5 से 7 इसके प्रावधान है, वो आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से समझा। आ जाइए समझते हैं हम भी। देखिए, 73वां संविधान संशोधन सन 1992 में संसद ने 73वां और 74वां संविधान संशोधन पारित किया। पूर्ण रूप से लागू हुए थे 17 1993 में, ठीक है, तो मतलब एक साल आगे पीछे।
संविधान का 73वां संशोधन जो है, ये गांव के स्थानीय शासन यानी कि विलेज की जो लोकल गवर्नमेंट है, इससे जुड़ा हुआ, ठीक है? जिसमें पंचायती राज व्यवस्थाओं की व्यवस्था की गई थी। अब इसके तहत बहुत सारे प्रावधान देखने को मिलेंगे, जैसे कि सबसे पहला है कि स्थानीय शासन की पिरामिड रूपी संरचना। पिरामिड यानी कि ये जो है ना एक प्रकार का एस, ठीक है? स्थानीय शासन की ये पिरामिड जिसमें कि ये जो सबसे पहला पायदान है, प्रथम पायदान, इस पे होगी जिला पंचायत यानी कि डिस्ट्रिक्ट लोकल गवर्नमेंट, सॉरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, ओके। दूसरे पे होगी ब्लॉक समिति यानी कि जो सेकंड है इसका, ये रहेगी ब्लॉक समिति। और तीसरे पायदान पे रहेगी ग्राम पंचायत यानी कि ग्राम सभा। अब आगे चल के जब एक 6 नंबर का आपको क्वेश्चन समझाऊंगा किसी पेपर में, ठीक है, तो उसमें आपको इन तीनों के ही जो कार्य हैं वो बहुत डीपली समझाऊंगा, ठीक है। तो पिरामिड रूपी संरचना ही होगी आपकी। फिर दूसरा यहाँ पे आ जाता है बच्चों चुनाव, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं के जो ये तीनों स्तर हैं, इनका चुनाव सीधे सीधे जनता करेगी, लोकल गवर्नमेंट का, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का और ब्लॉक गवर्नमेंट का, सभी का करेगी, ठीक है। और हर एक निकाय की अवधि 5 साल की मानी जाती है। अब चलिए चुनाव हो गए, चुनावों में आरक्षण भी तो मिलेगा ना, हाँ मिलेगा। तो चुनावों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं, जिसकी वजह से लाभ ये हुआ आज महिलाओं के लिए सीटों आरक्षण करने का। आज वर्तमान में महिलाएं भी किसी गांव डिस्ट्रिक्ट की सरपंच के पद पे कार्य कर रही हैं। इवन आप रियलिटी का एग्जांपल देख लो ना, जो राष्ट्रपति जी हैं वो भी तो क्या बोलते हैं राष्ट्रपति पद के राष्ट्रपति हैं, है ना। तो यही चीज है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को भी आरक्षण दिया जा सकता है, वो अगर वहां का राज्य चाहे तो, ठीक है। फिर यहाँ पे विषयों का स्थानांतरण, अर्थात संविधान के संशोधन ने, इस संशोधन ने 73वें ने 29 जो विषय थे इसको स्थानीय शासन को दे दिया कि ये विषय आपके हैं, आप इन टॉपिक पे इन विषयों पे काम करो और अपने एरिया का विकास करो, ठीक है। फिर राज्य चुनाव आयुक्त की बात आ जाती है। हर एक प्रदेश की सरकार के लिए जरूरी है, क्योंकि जिन 3 लेवल की अभी हमने बात की थी चुनावों की, वो इसी की देखरेख में होते हैं, ठीक है। फिर राज्य वित्त आयोग बनाया गया था, इसके तहत क्या कहा गया था कि प्रदेश की जो सरकार है वो हर एक 5 साल में एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाएगी, जो कि उस गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उसके काम, उसके धन, इस पे नजर रखेगी और उसकी आर्थिक स्थिति को और अच्छा बनाने के लिए कार्य करेगी, ठीक है। ये चीज, तो इस प्रकार से जो 73वां संविधान संशोधन था उसमें कुछ कुछ ये बातें कही गई, ओके। कौन कौन सी बातें कही गई थी? शासन की पिरामिड रूपी संरचना, चुनाव, आरक्षण, विषयों का स्थानांतरण, राज्य चुनाव आयुक्त और राज्य वित्त आयोग है बेसिकली, ओके। अब इन्हीं क्वेश्चन को आ जाइए इंग्लिश में देखिए। तो हाउ डिड द लोकल गवर्नमेंट है हाँ लोकल गवर्नमेंट डेवलप इन इंडिया एंड एक्सप्लेन इन डिटेल। तो कैसे हुई थी उसके बारे में आपके सामने ये पॉइंट है, जिसे आप इजीली यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं, ओके। दूसरा क्वेश्चन कि द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टेक प्लेस व्हेन एंड डिस्क्राइब द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 73। तो सबसे पहले ये कब हुआ था, उसके बाद में इसके क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ लोकल गवर्नमेंट, इलेक्शंस, रिजर्वेशंस, ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट्स, अनुच्छेद क्या बोलते हैं संशोधन, मतलब अनुच्छेद 29, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन, ओके। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट, ओके बच्चों। इस प्रकार से आधे घंटे के अंदर हमने अपने सैंपल पेपर नंबर 2 का जो हमारा ये था सेक्शन नंबर ई, इसको भी अच्छे तरीके से समझ लिया, ठीक है। अब आप सभी बच्चे ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि आप सभी को ये पेपर समझ में आया या नहीं, अपना फीडबैक जरूर देना। साथ ही क्या आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक ऐसी वीडियो चाहते हैं जिसमें बुक 1 और बुक 2 के अलग अलग एक ही बार में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने, लाइक बुक 1 से 2 नंबर के, 4 नंबर के, 6 नंबर के, बुक 2 से 2 नंबर के, 4 नंबर के, 6 नंबर के क्वेश्चन। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, सारे के सारे बच्चे कमेंट करो फटाफट से, तो हम उस हिसाब से फिर आपके लिए वीडियो लाएंगे। रिस्पॉन्स जैसा रहेगा उस हिसाब से आपके लिए वीडियो भी बहुत जल्दी आ जाएगी, आएगी तो, लेकिन जैसे आप कमेंट करेंगे उस हिसाब से हम जल्दी कर देंगे, है ना। चलिए, इस प्रकार से आज की हमारी ये वीडियो यहाँ पे एंड हो जाती है और आई होप आप सभी को ये पेपर समझ में आ गया होगा। पेपर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और अब टेंशन मत लो।
2 सैम्पल पेपर हो चुके हैं, 8 बाकी हैं, तैयारी अच्छी करवा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।